वेलकम बैक जी, लेट्स टॉक क्रिकेट। यस, शाहीन, शादाब, रिजवान के बाद एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बनाने की खबरें चल पड़ी हैं। नॉट बैड। यस, तो नया कोच भी आजकल में ही मुतवक्के है। आपको पता है बहुत सी चेंजेस हो रही हैं। जो भी फैसला लिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और हाल में कप्तान बनने वाले शाहीन अफरीदी की क़यादत को बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दीली का इशारा दे दिया था। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त और पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के 10 मैचों में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल करने वाले शाहीन अफरीदी को कप्तानी से महरूम किया गया। तो फिर शादाब और रिजवान के अलावा एक तीसरा ऑप्शन अब ओपन हो गया है। क्या हो सकता है? बाबर आजम को क्या वापस कप्तानी मिल सकती है? फिर कोच वाला मामला भी हम सबके सामने है। कल तक लुक रॉन्की का नाम आ रहा था, अब कुछ और नाम भी आ रहे हैं। गैरी क्रिस्टन हैं और सम मोर। सो ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुहेल इमरान फ्रॉम लाहौर और याह्या हुसैन कराची। दोनों को खुशामदीद कहेंगे हम। पहले तो लाहौर की मेरा ख्याल है कि ज़रा खबरें हम ले लेते हैं, क्योंकि आजम भी अब उम्रे की अदायगी के बाद वापस आ गए हैं। सुहेल, कल तक जब हम बात कर रहे थे तो बाबर आजम का नाम नहीं उठा था, ये कहाँ से आया? हुआ जिस तरह लाहौर का आजकल वेदर चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा तेज धूप निकली होती है और कभी बादल, यही वजह कि आज मौसम बड़ा खुशगवार है। इसी तरह पाकिस्तान टीम के कप्तानी के हवाले से भी अगर बात की जाए और कोचिंग के हवाले से भी बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर नए से नए नाम सामने आ रहे हैं। खासतौर पर कोचिंग के हवाले से नए नाम सामने आ रहे हैं। अभी आपने पहले कप्तान की बात की है तो डेफिनेटली जो शाहीन अफरीदी के बारे में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट किया था। उसके बाद से इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू होना शुरू हुई और उसके बाद रिजवान का नाम भी आने लगा। शादाब खान का भी नाम लिया था। मैंने ही खुद कहा था कि शादाब खान का नाम जो है वो भी सामने आया, लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इससे अलग करता हूं। अगर शाहीन अफरीदी को एक सीरीज में मौका मिला तो उनको मजीद मौका मिलते रहना चाहिए। लेकिन जो कल दोबारा हुई है अपडेट, वो है बाबर आजम के नाम के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर जो है बाबर आजम की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और इनिशियली तौर पर बाबर आजम जो कि उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर सऊदी अरब मौजूद थे, उनसे कुछ लोगों ने राब्ता भी किया है। कल जब उनकी वापसी हुई है तो उनके करीबी राय से हमें ये तस्दीक जरूर हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने उनके साथ राब्ता किया इनिशियली तौर पर और इस हवाले से उनकी राय जानी गई है। लेकिन बाबर आजम ने अपने करीबी लोगों के साथ ये बातचीत करते हुए कहा कि भी उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल कुछ नहीं सोचा कि वो या इसको रिजेक्ट करेंगे या कबूल करेंगे इस पेशकश को। अगर इन्हें बाकायदा तौर पर पेशकश की जाती है, लेकिन अगर वो कप्तानी कबूल करेंगे तो उससे पहले जो है वो जरूर कुछ पहलुओं के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्लैरिटी जरूर चाहेंगे। और इसलिए अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है। लेकिन अब भी एक हल्का जो उस दिन भी मैंने जिक्र किया था वो अब मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उनको यही राय है कि शाहीन अफरीदी जिन्हें एक सीरीज के लिए कप्तानी दी गई थी और सिर्फ 5 T20 मैच है, आप इंटरनेशनल कमिटमेंट को देखें कि इंटरनेशनल कमिटमेंट उन्होंने सिर्फ अभी एक की है, उसकी बुनियाद को ही देखा जाए, ना जाए कि आप PSL की कारकर्दगी के ऊपर जाए। तो बहुत से लोगों का ये स्कूल ऑफ थॉट है कि शाहीन अफरीदी को अभी मौका मिलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी हम याह्या भाई से जान लेते हैं। याह्या, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या बाबर आजम की तरफ वाकई सब एक मरतबा फिर दोबारा देखने, जब सुहेल इमरान ने कहा ना देखना शुरू हो गए, तो मेरे जहन में वो तस्वीर बन गई कि हाँ बाबर खड़े सब देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ अपना ये भी ओपिनियन दे दें, इज इट टू सून के शाहीन को उस तरह तो ट्राई किया नहीं और एज यूजुअल हम चाहते हैं कि कप्तान बनाएं और फौरन से जी कामयाबियां और विक्ट्रीज आना स्टार्ट हो जाएं, वरना इट्स नो गुड। देखिए उमा, होता कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बिसात जब तब्दील होती है, चेहरे जब तब्दील होते हैं, चेयरमैन जब तब्दील होते हैं,
तो वो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट को तब्दील करते हैं, कप्तान के ऊपर हाथ डालते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चौधरी ज़का अशरफ ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया था, इसलिए आप उनको हटा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर के साथ सीजन 9 2024 की परफॉर्मेंस उनके पांवों की बेड़ियां बन गई हैं? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से हारना उनकी नाकामी का सबब बनी है? क्या उनकी अपनी ऑन फॉर्म इस टीम के लिए मसाइल का सबब बनी है? तो इन तीनों सवालों का बहुत आसान सा मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि इस वक्त भी शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं, और जिस चीज का मैं बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा था, और आज उन लोगों ने भी जुम्बिश की है, उनके जिनके वो दामाद हैं, उनके जो सुसर हैं, शाहिद आफरीदी साहब थोड़ी देर पहले आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि शाहीन आफरीदी को अगर कप्तानी से हटाया गया तो ये ठीक फैसला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि या तो उनको कप्तान गलत बनाया गया था या अब उनको हटाया जाएगा तो ये गलत होगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह सुहेल इमरान बात कर रहे थे कि क्या बाबर आजम के बारे में क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोच रहा है, तो बाबर आजम के लिए अब मामला इतने आसान होंगे नहीं। बाबर आजम नो डाउट इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान टीम को 2 ICC वर्ल्ड T20 में लीड कर चुके हैं, एशिया कप में लीड कर चुके हैं, वर्ल्ड कप में लीड कर चुके हैं, लेकिन अब उनके लिए मामला आसान नहीं होंगे। उनको मशवरा यही दिया जा रहा है कि भाईजान कप्तानी से दूर रहिएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम में अब इमाद वसीम की वापसी हुई है, इस टीम में अब मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, जो बड़े वोकल रहे हैं बाबर आजम को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर। तो बाबर आजम अगर कप्तान बनते हैं, माजी में जो टीम मैनेजमेंट थी, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कप्तान को सपोर्ट किया था। ये वर्ल्ड कप बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट है, और एक आम तासुर यही है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो ये फैसला नहीं करेंगे, माजी में जिस तरह होता रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये डिसाइड करता है कि कौन चेयरमैन होगा, लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड में डिसीजन मेकर्स हैं, जिनकी राय अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो उनका जो वजन है वो शाहीन क्या पलड़े में ही आपको दिखाई देगा। हाँ अच्छा, ये सुहेल से भी जानेंगे और आपसे भी याह्या जानेंगे, वुड इट बी बेटर कि शाहीन को ही आगे कंटिन्यू कराया जाए, या फिर वो अपनी फॉर्म में भी नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस इन PSL, फिर जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है, फिर उसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाई उसमें हफीज़ का अमल दखल बहुत ज़्यादा था, शाहीन उस तरह से उनको मौका नहीं मिला। क्या ये बात दुरुस्त है? सुहेल पहले आप बताइएगा। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल डिसीजन तो जो अगर आप कहें कि अकलमंदाना फैसला तो यही होगा कि अभी शाहीन आफरीदी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अभी 5 मैचेस मिले हैं, 5 मैचेस तब्दील करने होने के बाद अगर आप कप्तान तब्दील करते हैं तो उसके ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता ना, फिर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज से पहले भी हम देखते रहे कि आज से 15-20 साल पहले चले जाएं आप, तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा कप्तान खेला करते थे, 6 से 7 कप्तान हुआ करते थे। आज हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस तरह का माहौल पैदा ना करें। आपको याद होगा 2003 का एक वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें भी 4 से 5 कप्तान थे और आखिरी वक्त तक फैसला नहीं किया जा सका था कि कप्तान वकार यूनुस होंगे या वसीम अकरम होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान टीम की सबसे बदतरीन कारकर्दगी, 99 में पाकिस्तान टीम फाइनल खेलती है, 2003 में पहले राउंड में बुरे तरीके से हार के पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हुई थी। और उसकी वजह यही थी कि गैर यकीनी की सूरत हाल आखिरी वक्त तक, जब पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही थी उस वक्त तक ये गैर यकीनी की सूरत हाल रही थी कि कप्तान कौन होगा, फलां को मिल रही है। उसकी वजह से टीम में उससे पहले भी बहुत ज्यादा कप्तान थे और कारकर्दगी सबने देखी। हमें उस तारीख को नहीं दोहराना चाहिए। जी वो तो बड़ा खौफनाक सिनेरियो था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता अगर शाहीन आफरीदी को अभी कैप्टेंसी से निकाल दिया जाए, किसी और को लगा दिया जाए, लेकिन हाउ लॉन्ग विल वी कीप ऑन ट्राइंग? व्हाट इफ अभी चांस मजीद होगा, अभी एक और टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से कि वो भी कुछ खास पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता, तो क्या उसके बाद चेंजेस होंगे? दे विल बी टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप। तो अगर कोई चेंज होना है और जिसको स्टिक भी करना है, स्टिक टू दैट चेंज, तो वो अभी ही हो सकता है। या देखिए हुमा, म्यूजिक तो कप्तान को ही फेस करना है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फेस करना है। चाहे मोहसिन रजा नकवी कह दें कि जी मेरा कप्तान बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्टीमेटली प्रेशर तो उनको झेलना पड़ेगा। अभी आप बात कर रहे थे कि 5 कप्तान टीम में, तो अभी भी टीम में 5 कप्तान हैं। अगर शाहीन आफरीदी कप्तान रहते हैं तो उनके अंडर में 4 कप्तान होंगे। इमाद वसीम कप्तान रह चुके हैं, शादाब कप्तान रह चुके हैं, रिजवान कप्तान रह चुके हैं, बाबर आजम कप्तान रह चुके हैं।
तो 5 कप्तान तो इस टीम में मौजूद हैं। अब आप ये सवाल कर रही हैं कि क्या मुस्तकबिल में वर्ल्ड T20 ही आपका बेंचमार्क होगा या आपको आगे कप्तान तब्दील करना होगा? देखिए, बात दरअसल ये कि लाहौर कलंदर की सीजन 9 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप शाहीन को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि 2 मरतबा शाहीन कैप्टन बने, और अगर आप ये क्राइटेरिया रखते हैं कि जो PSL की परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर कप्तान को तब्दील होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कराची किंग्स की बाबर आजम ने भी क़यादत की थी एक सीजन में और 9 मैच वो हार गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए। बाबर आजम हुए, शाहीन आफरीदी हुए, रिजवान हुए, शादाब हुए, ये सब पाकिस्तान टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और जो भी कप्तान बनेगा सब खिलाड़ी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अंडर द लीडरशिप मोहसिन रजा नकवी जिस तरह खिलाड़ियों से मिले हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर सब चलें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम बने जिसमें सब एक दूसरे को एतमाद दें, जिस तरह बहुत सारे हमारी वो जो नया सेटअप या सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद शायद आपसे हमारी बात नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक कि कोई चेयरमैन नहीं होगा सिलेक्शन कमेटी का, वोट्स होंगे, 7 मेंबरान होंगे, अल्टीमेटली फिर कप्तान भी हुआ करेगा। डू यू थिंक दिस इज अ बेटर वे टू गो अहेड? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि एक तरफ तो मैं मोहसिन रजा नकवी को सपोर्ट करता हूं कि एक वो डिफरेंट चीज लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आम तासुर ये है और एक आम सवाल यही है कि भाई कोई भी टीम होती है उसका कोई तो मल्ला होता है, उसका कोई तो कप्तान होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने पहले 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, अब उसमें 2 लोगों का और इजाफा हो गया, अब 9 रुकनी बाय द वे सिलेक्शन कमेटी हो गई है। 3 कम 1 दर्जन लोग सिलेक्शन के मामलात को देखेंगे, तो आप अंदाजा कर लीजिए उसका कोई हेड ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि 5 लोग अगर एक जगह हो जाएंगे तो 4 लोगों के फैसले की अहमियत नहीं होगी? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और शायद आफरीदी ने भी आज कहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी का हेड ना हो। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो यही है कि वहाब रियाज जो है वो थोड़ा सा कछुए की चाल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो मोहसिन रजा नकवी के बहुत करीब हैं और क्रिकेटिंग डिसीजन में वो बड़े एडवाइजर हैं मोहसिन रजा नकवी के। वहाब रियाज थोड़ा सा पीछे हट चलकर चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक हो गए या मोहम्मद यूसुफ, जो 2 सीनियर प्लेयर हैं, शायद उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हो कि जी हम वहाब रियाज के अंडर में काम करेंगे तो जरा सा अजीब लगेगा, तो शायद मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस बात को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन एक फैसला किया है मोहसिन रजा नकवी ने, थोड़ा सा चलने दीजिए इसको, इतनी जल्दी फैसले न कीजिए कि आप कह देंगे उन्होंने गलत किया, उन्होंने सही किया, आने वाले वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी तो देखें क्या नताइज मुरतब होते हैं। लेकिन एट द मोमेंट बहुत सी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी उखड़ी हुई हैं, तो उनको सेटल तो होना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम कप्तान की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ कोच का भी नहीं पता, तो कोच के भी बहुत से नाम जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वी हैव अ न्यू नेम आज भी, जैसे उसके हवाले से सुहेल बताइएगा कि कोई डेवलपमेंट, एनीथिंग? जुमा, आज जो नाम सामने है उनके बारे में हम कह सकते हैं कि 80-90% जो है इनके साथ बड़े कामयाब तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। गैरी कर्स्टन जो इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के साथ कोचिंग की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, वो बड़े पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ रही है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि गैरी कर्स्टन जो है वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नाम है, साबिक फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलिस्पी, और खासा तजुर्बा रखते हैं, कोचिंग के साथ मुंसलिक भी हैं। इनके साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, जो मामला है, वो बड़े पॉजिटिव हैं। जेसन गिलिस्पी के बारे में तो लूक रॉन्की वाला मामला पस मंजर में चला गया। जी, उनके साथ दरवाजे बंद नहीं किए गए, उनके साथ भी उनका भी ऑप्शन खुला है, मे बी वो कोचिंग स्टाफ में शामिल किए जा सकते हों। लेकिन जेसन गिलिस्पी और जो गैरी कर्स्टन का नाम है, इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके साथ, खास तौर पर जेसन गिलिस्पी के साथ खासे कामयाब मुज़ाकरात रहे हैं। ये प्रपोजल्स हैं सुहेल, ये प्रपोजल्स हैं, बस हम नाम की हद तक बात कर रहे हैं या बातचीत हो रही है ऑलरेडी इन द प्रोसेस? जी हाँ, ये पॉजिटिवली इनके साथ बातचीत हो रही है, खासतौर पर जेसन गिलिस्पी के साथ, और तकरीबन मामला तय होने के बिल्कुल करीब है। और गैरी कर्स्टन के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी है। अगले आने वाले 2 से 3 रोज में ये तमाम मामला को जो है वो हल कर लिया जाएगा। गैरी कर्स्टन की मसरूफियात योर थॉट्स ऑन द कोच थिंग, या और उसके बाद फिर हम शुक्रिया करेंगे। देखिए अब्दुल्ला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच का। जो भी गैर मुल्की कोच होगा और जो नाम इस वक्त चल रहे हैं, अगर उनमें से कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना तो फिर टीम के कप्तान का फैसला भी उसने ही करना है, सिलेक्शन कमेटी ने नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो शायद क्रिकेट बोर्ड जो है उनको कोई ऐसी इंडिकेशन मिली है कि भाई जो गैर मुल्की कोच है वो कप्तानी के बारे में भी डिसाइड करेगा, क्योंकि लीडर जो है
वो उसके अंडर में जाएगा, वो फैसला करेगा कि अंदर क्या होना है और क्या नहीं होना। तो अगर ये मामला हुआ तो फिर मैं कहूंगा कि शाहीन आफरीदी अभी हॉट वाटर में है। ऑलराइट, ओके, इस पे अब हम मजीद स्पेकुलेट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया याह्या एंड सुहेल फॉर बीइंग विद अस, एंड ऑफ कोर्स जो भी अपडेट्स होती हैं रोज़ कोई ना कोई नाम से कोई देख ले तो वो नाम नया आता है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी क्लोज नाउ टू मेकिंग सम डिसीजंस। हाँ, गैरी क्रिस्टन के बारे में अब कहा जा रहा है, लेट्स सी अब जो भी आए वैसे टीम के साथ रहे, साथ ट्रैवल करे, वक्त यहीं फिजिकली गुजारें, सो होपफुली कुछ मामलात बेहतर होंगे। अभी हम ले रहे हैं ब्रेक। अच्छा, अब ऐसा है कि पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट अगले कुछ दिनों में बारिशें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, एक नया स्पेल जो है वो आ रहा है, लेकिन उसमें आप कराची को काउंट ना करें, इधर कुछ ऐसा सीन नहीं होने वाला। तो इतवार तक, कब तक, कल से इतवार तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई जो है वो कर दी गई। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया, तो बर्फ़ भी अभी थोड़ी सी और पड़ेगी। शुमाली और वस्ती अजला में कल से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। उधर जुमेरात और जुमे के रोज़ सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ भाई बारिश की पेशगोई है। लेट्स सी होती है नहीं होती है। मौसम की मजमूई सूरत हाल पर हम ज़रा अपडेट लेते हैं भाई। अच्छा, इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये को बलूचिस्तान से जो आए हैं, ये बिल्कुल कुछ देर पहले की विजुअल्स हैं जी। सो वहाँ मामला जो है ये बारिशों का जो हम बता रहे हैं वो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस बाय द वे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन साहब जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। जवाद साहब, मार्च अब बस ख़त्म होने वाला है, अब भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ़ की सी सूरत हाल है, सर्दी हो सकता है इन इलाकों में थोड़ी बढ़ जाए। इज़ दिस अ न्यू वेदर पैटर्न या फिर ये नॉर्मल है? थोड़ी बहुत जो है ये अनयूजुअल सिचुएशन है, थोड़ी सी गैर मामूली है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो मगरबी हवाओं के सिस्टम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिन्हें हम कहते हैं, ये पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी शिद्दत और काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं। इस वक्त भी इनफैक्ट जो है वो एक अच्छा पावरफुल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों को मुतासिर कर रहा है, और इसी सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर एक बार फिर जो है वो बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, और फिर जैसे ये सिस्टम निकलता है बर्फबारी की वजह से जो है वो मौसम एक बार फिर इन इलाकों में जो है वो काफ़ी हद तक सर्द भी रहेगा। अगले 15 से 20 दिनों तक वक्तन फ़वक्तन इसी तरीके से ये सिस्टम्स आएंगे, तो ये थोड़े से गैर मामूली हैं, और जो सर्दी की जो शिद्दत है स्पेशली शुमाली इलाका जात में वो जो है अगले दिन तक कैसे बरकरार रहेगी। अच्छा, हम तो बड़े कंसर्न हैं अपने जहाँ हम रहते हैं कराची के लिए, खासतौर पे जनूबी इलाकों और ख़ासतौर पे कराची में अब खासी गर्मी हो रही है, बिल्कुल वो समर का जो मौसम है वो आ चुका है, तो यहाँ बारिश वगैरह का कोई इम्कान है या फिर अब हम समझें कि अब ये गर्मियों का स्टार्ट ही और इसी तरह रहेगा? कराची समेत पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जो साहिली इलाके हैं, फिलहाल यहाँ अगले 5 से 7 दिनों तक जो है वो ऐसे कोई खातर खां बारिश का इम्कान नहीं है, और गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल जो है वो इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री, कुछ इलाकों में 38 डिग्री तक भी चले गए हैं। इसकी बुनियादी वजह जो है वो बहरा अरब में एंटी सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से सी ब्रीज जो है वो दिन के औकात में काफी हद तक स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है, इस वजह से गर्मी बढ़ती है, लेकिन शाम या रात तो मौसम भी कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। फाइनली ये भी बता दें, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि जो भी मौसम होता है वो बड़ा एक्सट्रीम पे चला जाता है, कि सर्दी हो तो एक्सट्रीम सर्दी, गर्मी हो तो एक्सट्रीम गर्मी। अब चूंकि हम गर्मियों की तरफ ही हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, तो क्या हम टेम्परेचर्स को ज़रा मामूल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, अब तक की जितनी भी इनिशियल मॉडल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि इस साल जो है वो पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत कुछ इलाकों में जो है वो ज़्यादा होगी, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ सकती है। मैदानी इलाके जो हैं वो सिंध और पंजाब के, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मानसून का जो आने वाला हमारा सीज़न है, इसमें भी काफ़ी हद तक प्रोजेक्शंस ऐसी नज़र आ रही हैं कि थोड़ा मामूल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। लेट्स सी क्या होता है, बट यस गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और अब तो ये
सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड सी बात हो गई है कि सर्दी भी एक्सट्रीम पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, बट इस मरतबा सर्दी कराची में तो आज सच कोई एक्सट्रीम नहीं पड़ी, नहीं मतलब कोई खास थी नहीं, कोई सीन ही नहीं था। तो ये फॉर्मूला जो था ये एटलीस्ट सर्दियों में, कराची की सर्दियों में तो इट डिडंट वर्क एट ऑल। सर्दी तो नहीं आई, लेकिन गर्मी आई एम श्योर ज़रूर आएगी, और साथ ही ब्रेक भी आ गया है, तो कुछ देर में हाजिर होते हैं। मुल्क भर में ट्विटर एक्स की बंदिश को 1.5 महीना होने को है, लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से समाअत भी हुई है, और जिसमें पीटीए की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया गया है, जिसपे पीटीए ने एक्स की बंदिश की जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल दी है। पीटीए हुकाम की तरफ से अदालत में पेश किए गए लेटर के मुताबिक वजारत दाखिला ने कौमी सलामती के इशू को मद्देनज़र रखते हुए एक्स पर पाबंदी आयद की थी, जिसमें हम बाद में बात करेंगे करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन ओन तो कर लेते। 1.5 महीने तक तो हम गोल गोल घूमते ही रहे हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तो सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हुई है कि एटलीस्ट ओन इट। असद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। असद, सबसे पहले तो हम सर्टनली इस मुद्दे को ज़रूर उठाना चाहेंगे। वीपीएन यूज़ करते हैं, उसके हैं, फ़ोन सेफ होता है, अनसेफ होता है, लेकिन ये जो पाबंदी है इसके क्या असरात होते हैं ग्लोबली किसी भी मुल्क में अगर इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए? देखिए, इट्स अ सैड सिचुएशन, लेट मी स्टार्ट विद दिस। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। इंटरनेट फॉर इंस्टेंस, आप बिल्कुल सड़क की तरह, जिस तरह आप सड़कें बनाते हैं इस तरह आप इंटरनेट को बेहतर करते हैं, उसका एक्सेस बेहतर करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है उल्टा हिसाब है। और अभी हुआ आपने बात की कि वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए, तो आई वुड रियली लाइक टू बाय द वे सी कि वो कौन सा ट्वीट था जिससे मुल्क की सलामती खतरे में आ रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इतना आसान होता कि ट्वीट करने से मुल्क की सलामतियां खतरे में आती दुनिया में, तो फिर तो सब चीजें बहुत आसान हो जाती ना। तो फिर हम सिर्फ साइबर वॉरफेयर ही करते और कुछ ना करते, ट्वीट करके अपने दुश्मन ममालिक की जो है वो सलामतियां खतरे में लेके आते। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज एन ओवर रिएक्शन, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अंग्रेजी में कहते हैं कि it's a gross censorship of free expression, because Twitter जो है जिसके हम अगर देखा जाए तो हम थोड़े बहुत तो असद यूज टू हैं इधर gross censorship टाइप चीज़ों की, लेकिन now this has gone on a bit too long। 1.5 महीना हो चुका है। वो भी वक्त हमें याद है जब YouTube कितने सालों के लिए बंद कर दिया था, टिकटॉक भी बंद कर दिया था। मतलब ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन एक्स से हमें नहीं लग रहा था कि किसी कोई प्रॉब्लम होगी, ख़ास तौर पे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट विच इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय आवर ओन गवर्नमेंट को भी आप देख लें, हमारे पॉलिटिशियंस भी देख लें, इट्स वेरी पॉपुलर, हर कोई यूज़ करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इसको यूज़ भी करना है। हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोन भी सिक्योर रहे, हमारा डेटा भी सिक्योर रहे, वीपीएन के थ्रू जाना पड़ता है। वीपीएन हैज़ इट बिकम द न्यू नॉर्म नाउ कि अब वीपीएन होगा तो बाकी चीज़ें एक्सेस में आएंगी, और कितने लोगों को पाकिस्तान में पता होगा और कितने लोग अवेल करते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये वीपीएन जो है नॉर्म ही बनता जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी ममालिक में भी जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाता है। इंडिया में फॉर इंस्टेंस टिकटॉक नहीं चलता, तो वीपीएन जो है वो एक मुझे लगता है नॉर्म बनता जा रहा है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वीपीएन के बारे में आपको। तो एक तो ये जनरल मिसकंसेप्शन है कि इंटरनेट स्लो हो जाता है। वो शायद इस वजह से होता है कि जो सर्विस आप वीपीएन की इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पेड नहीं होती, तो वो थ्रॉटल विद इन द ऐप उसको थ्रॉटल किया हुआ होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये चीज हो सकती है, लेकिन पूरी सर्विस ऑब्वियसली वो आपको इसलिए नहीं देते बिकॉज़ आप पे नहीं कर रहे। तो एक तो मेरा मशवरा, और बहुत नॉमिनल यूजुअली वो अमाउंट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो एक तो मेरा मशवरा ये होगा कि इफ यू वांट कि आपका फोन जो है वो स्लो ना हो, इंटरनेट का एक्सेस किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो, तो वो सर्विस जो है वो परचेज कर। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक वो ये कि जो ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन्स की, वो देख के करें कि टॉप ब्रांड्स की उसकी रेपुटेशन क्या है और वो किस तरह से उसको लोगों ने रेट किया हुआ है। जनरली एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, साइबर गोस्ट, सर्फ शॉक, ये वो सर्विसेज हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं फॉर देयर क्रेडिबिलिटी एंड फॉर देयर स्पीड एंड सेफ्टी। क्या हम अपनी बैंकिंग ऐप या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थ्रू वीपीएन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए वीपीएन का बड़ा सिंपल सा काम ये है कि वीपीएन बैकग्राउंड में कभी हमने ऑफ करना बंद कर दिया क्योंकि हमने एक्स खोलने के लिए चलाया था, उसके बाद अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की, तो वो सेफ होंगी? जी एब्सोल्युटली। देखिए वीपीएन का मकसद बड़ा सिंपल सा है कि वो आपके और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको इनक्रिप्ट करता है।
ताकि वो जो बीच में जो भी लेवल के रेगुलेशंस हैं वो उसको बाईपास कर सके। तो ये सिंपल सा मकसद। और इसमें किसी भी तरीके से अगर तो आप कोई अच्छा VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि उसका बैंकिंग से या किसी भी और कम्युनिकेशन से फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन फिर भी अज़द, चूंकि आप हमारे साथ हैं, हम आपसे पूछेंगे ज़रूर, जिनको इतनी नोहा और नॉलेज नहीं होती वो शक आ जाता है, दो चार सुनी सुनाई बातों पे लगता है कि जी कुछ भी सेफ नहीं है, अपना फ़ोन बचा के रखो। वैसे ही आजकल फ़ोन डेटा जो आपका होता है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती हो चुका है। एंड इफ़ यू लूज़ योर डेटा यू डू फील वेरी एक्सपोज एंड वनरेबल। कल ही ये खबर आई है नादरा के हवाले से कि नादरा से शहरियों के डेटा चोरी होने का एक स्कैंडल सामने आया है। 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा जो है वो चोरी हुआ है, और ये डेटा अर्जेंटीना और रोमानिया को फ़रोख्त किया जा रहा है। ये भी एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है कि व्हाट वुड अर्जेंटीना और रोमानिया डू विद दिस डेटा। तो लिहाजा अब उसके साथ अगर हम कोई नई चीज़ जिसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज ना हो, जैसे कि VPN जिक्र तो बहुत हो रहा है बट फ्यू पीपल नो अबाउट इट, तो फिर इंसान को वैसी खतरा फील होता है कि लेट इट गो, फिर नहीं हम यूज़ करते X और फिर आगे चलें, विच इज़ रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज कल को और भी चीज़ें बंद हो सकती हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो अच्छी डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये मिसकंसेप्शन है कि शायद VPN से किसी किस्म की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। देखिए, दो तीन चीजें होगा। पहली बात तो ये है कि जो अगर आप VPN आपने लेट्स से गूगल के स्टोर से, आईफोन के स्टोर से, एप्पल स्टोर से उसको करके इंस्टॉल किया तो यूजुअली यहाँ पे वही एप्स रखी जाती हैं जो हार्मफुल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जिस तरह मैं बता रहा था कि अगर आप कोई अच्छी ब्रांड का या कोई सर्विस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो फिर कोई खतरा मौजूद नहीं है। तो फिर उसमें आई थिंक ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि उसमें आपका कोई डेटा चोरी हो जाता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो जिनकी वजह से वो डेटा चोरी होता है और वो शायद हमें पता भी नहीं है। तो वो आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया था कि डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी छोटी सी बात आपने जो पहली बात की थी ना, दैट स्टक विद मी, कि वो नेशनल सिक्योरिटी, ये जो नादरा का डेटा चोरी हुआ है ना, दैट्स प्रोबेबली एन इशू जो कि नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को ट्विटर को छोड़ के शायद इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये देखें कि क्या मुहरकात थे, क्या बैकग्राउंड था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा जो है वो चोरी हुआ है या लीक हुआ है। और मैं देख रहा था एजाज की गालिबन ये स्टोरी थी। सो आई थिंक दिस इज रियली मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न कि जो आपका जिसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर सेफ नहीं है तो फिर और क्या करेंगे। ट्रू, दिस इज़ वेरी राइट कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जो हमारा डेटा। अच्छा, हमारा ये जो नादरा का डेटा चोरी होना, ये बस चोरी हो गया, किसी ने हैक कर लिया, एक्सेस मिल गया, या फिर कोई यहाँ के लोग भी मिले हो सकते हैं तभी ये एक्सेस पॉसिबल है? देखिए अब्दुल्ला, बहुत सारे उसके लूप होल्स उसमें होते हैं सिस्टम्स में, तो आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। बट मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिफाई करके और बहुत क्लियरली बता सकता हूँ। ये मैंने स्टोरी खुद से की थी, मेरी अपनी बायलाइन की स्टोरी थी जो मैंने 2019 या 18 में गालिबन की थी, जब उस वक्त नादरा का पूरा डेटाबेस एक रोग वेबसाइट पर रखा हुआ था और उसमें आप किसी का भी नाम सर्च कर सकते थे। और जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल, मैंने इमरान खान का डेटा उस वक्त, आई थिंक ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, उनका डेटा निकाल के वो उस पे वो दिखाया था कि दिस इज हाउ डेंजरस इट इज कि आप किसी का भी डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं। एक रोग वेबसाइट ये अलाउ कर रही है। तो फ्रैंकली अब्दुल्ला, ये आज की बात नहीं है। ये जो सिक्योरिटी हमारे कंसर्न्स हैं डेटा से रिलेटेड, ये बहुत पुरानी है। और मुझे लगता है कि ये वो असल मैटर्स हैं जहां पे आपने अभी बताया ना कि वो अर्जेंटीना में सेल हो रहा है। इट डजंट मैटर कि वो कहां पे सेल हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ इट एंड्स अप ऑन द डार्क वेब या इंटरनेट में किसी तरीके से, तो वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। वो इंडिया में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो किसी और मुल्क में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इट वुडंट मैटर कि वो सेल कहां पे हो रहा है। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू एंड अप ऑन द इंटरनेट। और अभी अपडेट इसमें ये भी है असद कि नादरा के अपने लोग इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अपेरेंटली मुबैना तौर पर ये डेटा 27 लाख पाकिस्तानियों का सेल किया गया था। और ये नादरा की इनसाइड जॉब ही थी बेसिकली कि उनके अपने एम्प्लॉइज थे जिन्होंने ये किया। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव असद। थैंक यू। विल सी यू टुमारो।